हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग फिर से क्लास 10th का एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो कि है टॉपिक रियल नंबर के ऊपर। रियल नंबर का लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को सेट ए करवाया था, ये सेट बी है। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि हम लोग टेस्ट पेपर्स का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को यहाँ पे करवाया करूंगा और टेस्ट पेपर भी आप लोगों को पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड करवा दिया करूंगा। तो आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको पूरे थ्रू आउट द ईयर क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 में मैथमेटिक्स के चैप्टर वाइज टेस्ट मिलते रहेंगे और उनके सॉल्यूशंस भी आपको मिलते रहेंगे। और लास्ट में हम लोग इसके एक थ्रू आउट पूरा एक रिवीजन की क्लासेस भी रखा करेंगे, इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो चलिए, लास्ट वीडियो में सेट ए हमने किया था, आज हम इसी चैप्टर का सेट बी करने जा रहे हैं। और पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट 7 मल्टीप्लाई 8, हमें एक नंबर दे रखा है यहाँ पर। फर्स्ट पार्ट के अंदर दो पार्ट रखे हैं इसमें। जो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर है कि एक नंबर आपको दे रखा है 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 11 प्लस 7 और प्रूफ करना है कि ये कंपोजिट नंबर होगा। तो देखिए, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में फर्क क्या होता है। प्राइम नंबर हम उनको बोलते हैं जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है और एक वो नंबर खुद होता है। कंपोजिट नंबर हम उनको बोलते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। हमें प्रूफ करना है कि ये कंपोजिट नंबर है। तो अगर हम किसी तरीके से ये प्रूफ कर दें कि इसके दो से ज्यादा फैक्टर है तो हम इस नंबर को कंपोजिट नंबर बोल देंगे। तो चलिए, इसी के लिए हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन को कि क्या इसके दो से ज्यादा फैक्टर है या नहीं है। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए 7 देखिए कॉमन दिख रहा है, तो 7 को तो कॉमन ले लेते हैं। 7 अगर कॉमन ले लिया तो बचेगा 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 11 और यहाँ 7 के साथ कितना बच जाएगा 1। 7 कॉमन लेने पर अब अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने 8 9 जा 72, 72 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 7920। 7920 आ जाएगा और प्लस में 1 भी है, तो इसको ऐड करने पर आ जाएगा 7921। मल्टीप्लाई करो 7920, उसमें 1 ऐड किया तो 7921। तो देखिए यहाँ पर आपके पास 7 आ गया, 7921 आ गया। एक नंबर जो हमेशा ही होता है मल्टीप्लाई में, वो कौन सा नंबर है? 1। 1 तो हर किसी के साथ मल्टीप्लाई में होता ही है। तो इसका मतलब ये जो भी नंबर आपके पास है, इस नंबर के आपको कम से कम 3 फैक्टर तो यहाँ पे दिख ही रहे। एक 7 दिख रहा है, एक 7921 दिख रहा है, एक 1 दिख रहा है। एक 7921 और 7 को मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो भी इसका एक फैक्टर होगा। तो कुल मिला के बात ये हुई कि इसके दो से ज्यादा फैक्टर हैं। 3 तो सामने दिख ही रहे हैं, इसके अलावा एक इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, वो भी इसका एक फैक्टर होगा। तो जैसे ही दो से ज्यादा फैक्टर हो गए वैसे ही नंबर कैसा नंबर हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो हम इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं कि गिवन नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, दो से ज्यादा फैक्टर हैं तो इट इज अ कंपोजिट नंबर। इसलिए ये वाला नंबर जो हो जाएगा ये एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा। और यही हमें प्रूफ करना था कि ये जो नंबर है ये एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे ही हमें इसे दो से ज्यादा फैक्टर नजर आए वैसे हमने बोल दिया कि ये नंबर एक कंपोजिट नंबर है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, इसकी के सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट था शो करना है कि 12 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 एंड 5। देखो बेटा, जैसे लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बता रहा था कि कोई भी नंबर 0 या 5 पे एंड होगा या नहीं होगा, इस बात का कैसे पता चलता है? अगर 12 की पावर n है तो किसी भी नेचुरल नंबर के लिए यहां लिखा भी आना चाहिए था कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। किसी भी नेचुरल नंबर के लिए n जो है यहाँ पे नेचुरल नंबर होगा। तो अगर हम 12 को प्राइम फैक्टराइज करें और 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 भी आ जाए और 5 भी आ जाए, दोनों आ जाए, तब तो इसका एंड 0 पे होगा। किसी पावर के लिए इसका एंड 0 पे होगा। लेकिन अगर 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों नहीं आ रहे हैं, मतलब कोई भी मिसिंग एंड में से, तो इसका मतलब चाहे आप n की वैल्यू कुछ भी लो, इसका एंड जो होगा वो 0 पर कभी नहीं होगा। तो अगर मैं 12 को प्राइम फैक्टराइज करता हूं तो 2 6 जा 12 आएगा, 2 3 जा 6 आएगा, 3 1 जा 3 आएगा। तो इस तरीके से 12 की जगह पर आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 और उसकी पावर n। तो 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 तो आ रहा है, 3 आ रहा है, लेकिन 5 नहीं आ रहा है। और 0 के लिए जरूरी है कि प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए।
तो इसका मतलब डेफिनेटली n की वैल्यू चाहे हम कोई भी नेचुरल नंबर डाल दें, इसका एंड 0 पर नहीं होगा। तो यहां हम लिख सकते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 does not contain 2 and 5 both, ये दोनों इसमें नहीं आ रहे हैं, 2 and 5 दोनों इसमें नहीं आ रहे हैं। सो हम कह सकते हैं कि 12 की पावर n will never end with 0 and with 0 for any natural number n, for any natural number n। तो n की वैल्यू हम किसी भी नेचुरल नंबर के लिए इसका एंड 0 पे नहीं करवा पाएंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन थे। फर्स्ट क्वेश्चन में 2 पार्ट थे। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है कि HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स आर 120 एंड 2400। 2 नंबर्स हैं, उन 2 नंबर्स का HCF हमें गिवन है, HCF है 120। उन दोनों नंबर का LCM हमें गिवन है, LCM है 2400। इफ वन ऑफ द नंबर इज 360 देन फाइंड द अदर, और उनमें से एक नंबर जो है वो 360 है। तो फर्स्ट नंबर जो हमें दे रखा है, वो दे रखा है 360, और सेकंड नंबर फाइंड आउट करना है। तो लेट कर लेते हैं कि जैसे सेकंड नंबर है वो कुछ लेट कर लेते हैं उसको। तो जैसे सपोज कि हमने x ले लिया कि सेकंड नंबर x है। अब HCF LCM और जो 2 नंबर्स होते हैं इनके बीच में एक रिलेशन होती है कि HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। HCF इंटू LCM इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। HCF की वैल्यू है 120, LCM की वैल्यू है 2400, और दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट में फर्स्ट नंबर हमारे पास है 360 और सेकंड नंबर हमें नहीं पता, तो उसको हमने क्या ले लिया, x। और यही x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये 360 अपॉन में हो जाएगा, तो 120 मल्टीप्लाई 2400 अपॉन में आ जाएगा 360 और इक्वल टू में हो जाएगा x। बस अब इसकी कैलकुलेशन करनी है और हमें नंबर मिल जाएगा। जैसे एक 0 से हम 0 कैंसिल कर सकते हैं, 12 3 जा 36 कैंसिल कर सकते हैं, 3 8 जा 24 कैंसिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से x की वैल्यू हो गई वो 800 हो गई। तो इस तरीके से सेकंड नंबर की जो वैल्यू हो गई वो 800 हो गई। तो दूसरा नंबर 800 होना चाहिए, और यही हमारा हो जाएगा इसका आंसर। हमें HCF दे रखा था, LCM दे रखा था, और हमें HCF पता था, LCM पता था, फर्स्ट नंबर पता था और सेकंड नंबर फाइंड आउट करना था। तो रिलेशन कौन सी यूज करी कि HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द नंबर नियरेस्ट टू 1,10,000। एक नंबर हमें फाइंड आउट करना है जो 1,10,000 के नियरेस्ट होगा बट ग्रेटर देन 1 लाख, लेकिन 1 लाख से बड़ा होगा। 1 लाख से बड़ा ही नंबर लेना है, छोटा नहीं लेना। Which is exactly divisible by 8, 15 और 21, जो 8, 15 और 21 इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए कैसे करिए। सबसे पहले तो एक नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो सकता है, कभी भी ऐसा नंबर अगर ऑब्टेन करना है जो इन तीनों नंबर से या किसी भी नंबर से अगर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ऐसा नंबर ऑब्टेन करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम का मतलब ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब एक ऐसा नंबर मिलता है जो गिवन नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो अगर हमें ऐसा नंबर चाहिए जो 8 से 15 से और 21 से तीनों से पूरा पूरा डिवाइड होगा, तो वो हमें इसके एलसीएम से मिलेगा। एलसीएम निकालने के लिए पहले हम 8 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 15 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। 21 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो इस तरीके से 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन में आया 2 की पावर 3, 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन में आया 3 मल्टीप्लाई 5 और 21 के प्राइम फैक्टराइजेशन में आया 3 मल्टीप्लाई 7। और हमें निकालना इनका एलसीएम। और अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन होता है उसकी बड़ी पावर और जो कॉमन नहीं होता है वो भी आता है। जैसे 2 की पावर 3 और तो किसी में 2 नहीं है, पर एलसीएम में आएगा 2 की पावर 3।
3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, बड़ी पावर 3 रहेगी, 5 इसमें नहीं है लेकिन एलसीएम में आएगा, और 7, और इसको मल्टीप्लाई कर लेना, तो इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 840, इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 840, 2 की पावर 3 मतलब 8 हो जाएगा। तो 8 को लिख देता हूं मैं थोड़ा सा एक स्टेप और, तो 2 की पावर 3 को करेंगे तो 8 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा और 7 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 840 आ जाएगा। तो 840 वो नंबर है जो इन तीनों नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड होता है। अब लेकिन हमें जो नंबर चाहिए वो इसके नियरेस्ट चाहिए, किसके, 1,10,000 के नियरेस्ट नंबर हमें चाहिए जो इससे पूरा पूरा डिवाइड होगा। ये कैसे फाइंड आउट करते, तो देखिए 840 से इसका पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 840 से जिसके भी नियर बाय नंबर हमें चाहिए, किसके नियर बाय चाहिए, 1,10,000 के, 1,10,000 की चाहिए ना, तो 1,10,000 को हम 840 से डिवाइड करेंगे। चलिए डिवाइड करते हैं, 840 को अगर 1 टाइम करेंगे तो 840 आएगा, तो ये 0 आ जाएगा, और 10 में से 4 गया तो 6 आ जाएगा, और 10 में से अगर 8 माइनस किया तो 2 आ जाएगा, 260 आ जाएगा। और ऊपर से उतारेंगे हम 0, अब कितनी बार करना चाहिए इसे, 3 टाइम्स चला जाएगा ये, तो 3 0 0, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24 और 125, ये 0 आएगा। 10 में से अगर 2 लेस किया तो 8 आएगा, बस इतना ही आएगा, और फिर ऊपर से ये 0 उतार लेंगे तो ये 0 आ जाएगा। 800 हो गया, लेकिन 800 तो 840 से छोटा ही होता है, तो 1 टाइम भी बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए 0 टाइम चलाएंगे तो कितना आएगा, 0 0 और 0, तो रिमाइंडर हमारे पास कितना बच गया, 8, ये हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर। रिमाइंडर जो हमें बच गया वो रिमाइंडर कितना बच गया, 800 रिमाइंडर आ गया। इसका मतलब ये नंबर तो 840 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, इसमें इतना रिमाइंडर आ रहा है। तो अगर मैं 11000 में से 800 को माइनस कर दूं तो मुझे वो नंबर मिल जाएगा जो 840 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, 0 0 8 0, और सब्ट्रैक्ट करना है ना, मैं नहीं सॉरी हमें सब्ट्रैक्ट करना है, मैंने ऐड कर दिया, हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड नहीं करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 10 0 में 0 गया 0, 0 में 0 गया 0, 10 में से 8 गया तो 2, फिर ये 9, फिर ये 0 और फिर ये 1, 109200 वो नंबर हो गया जो 840 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। अगर 840 से डिवाइड होगा तो इन नंबर से भी पूरा पूरा डिवाइड होगा। लेकिन एक चीज करते हैं, एक काम करते हैं, 1,10,000 के से पहले का नंबर है ये, एक बार इसके बाद वाला नंबर भी निकाल के देखते हैं, इसके बाद वाला नंबर क्या आएगा, फिर जो इसके नियरेस्ट होगा वो हम आंसर दे देंगे। तो इसके बाद वाला नंबर कौन होगा जो इससे डिवाइड होगा, तो उसका पता करने के लिए क्या करते हैं, 840 में से पहले 800 को माइनस करो, 840 में से 800 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 40, इस 40 को इसमें ऐड कर दो, 1,10,000 है, इसमें 40 ऐड कर दो, अगर 40 ऐड किया तो 1,00,00040, दूसरा नंबर है 1,10,040, पहला नंबर है 1,09,200, तो ये वाला नंबर जो है ये 1,10,000 से 800 कम है, और ये वाला जो नंबर है ये 1,10,000 से 40 ज्यादा है। क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा था कि जो नियरेस्ट होगा 1,10,000 के, तो नियरेस्ट कौन सा हुआ, नियरेस्ट कौन हुआ, 1,10,040, तो ये वो नंबर है जो 1,10,000 के नियरेस्ट भी है और 840 से डिविजिबल भी है। 840 मतलब इन तीनों के एलसीएम से, इन तीनों के एलसीएम से डिविजिबल है, तो इसका मतलब वो इन तीनों से भी डिवाइड जरूर हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर सही आंसर हुआ, हमारा जो सही आंसर हुआ वो क्या हुआ, 800, ये वाला हमारा सही आंसर होगा। ये भी सही है लेकिन नियरेस्ट नहीं है, तो नियरेस्ट नंबर ये है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं 1,10040 इज नियरेस्ट टू 1,10,000, एंड साथ में कंडीशन ये भी है कि 1 लाख से बड़ा होना चाहिए, 1 लाख से तो बड़ा वो हो ही रहा है, एंड ग्रेटर देन 1 लाख, एंड ग्रेटर देन 1 लाख, एंड डिविजिबल बाय, और इसके अलावा डिविजिबल होगा वो किससे, डिविजिबल बाय इन तीनों नंबर से, इन तीनों नंबर से वो डिवाइड भी हो जाएगा, 8, 15 और 21 से वो पूरा पूरा डिवाइड भी हो जाएगा, 8, 15 और 21,
8, 15 और 21 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो सही आंसर हुआ 1,10,040। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 520 एंड 468। एक नंबर हमें फाइंड आउट करना है जिसको 17 इंक्रीज करने पर वो इनसे डिविजिबल होगा। देखो फिर से वही बात आई, एक नंबर हमें पता करना है जो इनसे डिविजिबल होगा। तो जब भी ऐसा नंबर पता करना है जो इनसे डिविजिबल है तो इसका मतलब वो नंबर इनसे बड़ा होगा, और अगर वो नंबर इनसे बड़ा है तो इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एलसीएम। अगर हमें ऐसा नंबर फाइंड आउट करना होता जो इनसे छोटा है तो हमें क्या निकालना होता है, एलसीएम, सॉरी एचसीएफ। लेकिन यहाँ पे ऐसा नंबर चाहिए जो इनसे डिवाइड हो जाएगा तो वो नंबर इनसे बड़ा होगा। तो बड़े नंबर हमेशा एलसीएम से मिलते हैं, तो हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे कुछ कंडीशन भी है कि जब उसको 17 इंक्रीज करने पर वो डिविजिबल बनेगा। तो लेट कर लेते हैं, जैसे ऐसा नंबर कौन है, एक्स है। लेट करते हैं कि रिक्वायर्ड जो नंबर है हमारे पास, रिक्वायर्ड नंबर इज रिक्वायर्ड नंबर भी एक्स। अब वो कह रहे हैं कि x में जब हम 17 को ऐड करेंगे, जब हम x में 17 को इंक्रीज करेंगे, x को 17 इंक्रीज करेंगे, तब ये जो नंबर होगा, ये नंबर जो होगा ये होगा डिविजिबल बाय बोथ 520 एंड 468। इन दोनों से डिविजिबल होगा। और दो नंबर से डिविजिबल नंबर अगर हमें चाहिए तो वो हमें कैसे मिलेगा, इनके एलसीएम से। तो इसका मतलब इसके लिए हमें यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा 520 का, और 468 का हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलिए पहले इसका एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर यहाँ वैल्यू पुट कर लेंगे। तो पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं साइड में। तो एलसीएम लेने के लिए पहले हम इसे प्राइम फैक्टराइज करेंगे, या इसे इक्वेशन वन बना के रखते हैं। पहले वैल्यू इसके नीचे ही निकाल लेते हैं, फिर यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 520 को प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 और 0, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 0, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 13 1 जा 30। ऐसी 468 को भी प्राइम फैक्टराइज करें तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 और 13 1 जा 13। तो इस तरीके से 520 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके आया 2 की पावर 3, 5 इंटू 13, और 468 को प्राइम फैक्टराइज करके आया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 13। और हमें निकालना है इसका एलसीएम। तो एलसीएम में लिखते हैं हम बड़ी पावर 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 13। तो अब हमें लिखना है इसका एलसीएम। तो एलसीएम आ जाएगा इसका हमारे पास, जो दोनों में कॉमन है उसकी बड़ी पावर, तो 2 की पावर 3, 5 दोनों में 3 भी है तो कॉमन तो नहीं है पर आएगा, एलसीएम में आएगा। 5 भी कॉमन नहीं है पर एलसीएम में आएगा। 13 कॉमन है, बड़ी पावर लिखेंगे तो कितना आएगा, 13। अब इसकी कर लो कैलकुलेशन। तो मैं डायरेक्ट बता देता हूं आपको, इसकी कैलकुलेशन करके आ जाएगा 4680। इसकी कैलकुलेशन करके आ जाएगा 4680। कैसे करनी है कैलकुलेशन, एक बार वैसे लिख देता हूँ। 2 2 जा 4 जा 8 तो ये बनेगा, 9 ये बनेगा, 5 ये होगा, 13 ये होगा, और इसको मल्टीप्लाई करने पाएगा 4680। तो ये इसकी कैलकुलेशन है 4680। अब एलसीएम हमने निकाल दिया, अब हम यहां पे ले जाके इसे पुट कर देते हैं। इसको अब हम वैल्यू को पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन 1 में हमारे पास था x + 17 इक्वल टू एलसीएम ऑफ 520 एंड 468, और जिसका एलसीएम हमने कितने निकाला, 4 6 8 और 0। तो इस तरीके से x इक्वल टू आ जाएगा 4680 माइनस 17, और 10 में से 7 लेस किया तो 3, 7 में से 1 लेस किया तो 6 और 6 और 4, तो 4663। 4663 वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो 17 इंक्रीज करने पर इन दोनों नंबर से, 520 से और 468 से, दोनों से डिविजिबल हो जाएगा। तो इस तरीके से हेंस जो हमारे पास हो गया 4663 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। बाकी पूरी क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख देना, स्मॉलेस्ट नंबर। ये वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको, स्मॉलेस्ट नंबर है
which when increased by 17 is exactly divisible by both 520 and 468। तो करना क्या गया हमने लेट करा वो नंबर कौन है, x है। 17 को इंक्रीज करने पर वो डिविजिबल बाय बोथ 520 एंड 468 था। तो डिविजिबल कभी भी दो नंबर से डिविजिबल नंबर निकालना हो तो उस नंबर को निकालने के लिए क्या लेते हैं, एलसीएम। तो हमने इसका एलसीएम निकाला, एलसीएम की वैल्यू यहां ले जाके पुट करी और यहां से सॉल्व करके हमने वो x नंबर ऑब्टेन कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ स्ट्रीट शॉपकीपर प्रिपेयर्स 396 गुलाब जामुन। एक स्ट्रीट शॉपकीपर है, वो कुछ गुलाब जामुन बना रहा है, वो कुछ गुलाब जामुन बना रहा है, कितने, 396 एंड 342 रसगुल्लास, और कुछ रसगुल्ला भी बना रहा है। कितने बना रहा है, 342 इतने वो रसगुल्ला बना रहा है। He packs them in the combination of he packs them in combination, वो कुछ कॉम्बिनेशन इनको पैक कर रहा है। Each container consists of either गुलाब जामुन और रसगुल्ला, मतलब उसने क्या करे, इनके छोटे छोटे डब्बे बनाए, नहीं इनके छोटे छोटे डब्बे बनाए, और एक डब्बे में या तो वो रसगुल्ला ही रखेगा या फिर वो गुलाब जामुन ही रखेगा, कोई एक ही आइटम रखेगा, दोनों मिक्स करके नहीं रखेगा, कोई एक ही आइटम रखेगा, तो रसगुल्ला या गुलाब जामुन, ठीक है। बट हैव इक्वल नंबर ऑफ पीसेस, लेकिन बराबर बराबर, जितने एक डब्बे में गुलाब जामुन होंगे उतने ही दूसरे डब्बे में रसगुल्ला भी होंगे, मतलब जितने भी डब्बे वो बनाएगा हर डब्बे में नंबर ऑफ गुलाब जामुन या नंबर ऑफ रसगुल्ला जो होने चाहिए बराबर होने चाहिए। फाइंड द नंबर ऑफ पीसेस ही शुड पुट इन ईच बॉक्स, तो एक बॉक्स के अंदर कितने वो पीस रखेगा, सो दैट द नंबर ऑफ बॉक्सेस आर लीस्ट, कि कम से कम बॉक्सेस में ये काम हमारा हो जाए। हाउ मेनी बॉक्सेस विल बी पैक्ड इन ऑल, और टोटल कितने बॉक्स बनेंगे। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये निकालते हैं कि एक बॉक्स के अंदर वो कितने गुलाब जामुन या कितने रसगुल्ले वो रखेगा, बराबर बराबर रखने। तो देखो यहां पे भी समझने वाली बात है। अब उसके बाद गुलाब जामुन कितने हैं, 396, रसगुल्ला कितने हैं, 342, एक छोटे डब्बे के अंदर उसके कुछ पीस उसके अंदर रखने, तो जो पीस वो छोटे उस डब्बे के अंदर रखेगा वो कम होंगे इनसे, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता भाई, 10 रखेगा, 20 रखेगा, 50 रखेगा, जितने भी रखेगा, लेकिन 396 से कम होगा, वो ज्यादा तो नहीं हो सकता। तो अगर छोटा नंबर आपको चाहिए तो ये नंबर आपको कहां से मिलेगा, HCF से। तो सबसे पहले हमें इन दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, HCF। HCF हमें बताएगा कि उसने कितने कितने पीसेस इसके अंदर रखे हैं। तो हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। हाउ मेनी बॉक्सेस वाले की बात हम लोग थोड़ी देर में करते हैं। तो 396 को अगर हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 11 1 जा 11। ऐसे ही 342 को अगर हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और 2 1 जा 2, 3 से होगा 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27 और 19 1 जा 19, इतना आया। अब इसके बाद इसको हम HCF फाइंड आउट करना है। तो 396 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 11। 342 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 19। अब मैं इसका अगर HCF निकालता हूं तो HCF में जो दोनों में कॉमन होता है उसकी छोटी पावर आती है। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, छोटी पावर 1, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, छोटी पावर 2, 3 3 9 2 जा 18। इसका मतलब 18 रसगुल्ला या 18 गुलाब जामुन वो एक बॉक्स के अंदर रख पाएगा, जिससे कि वो बराबर बराबर सारी, मतलब हर एक सारे बॉक्सेस बनाएगा, सब में 18 18 18 18 पूरे पूरे आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ पीसेस इन वन बॉक्स, एक बॉक्स में जो नंबर ऑफ पीसेस आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 18 आ रहे हैं। अब 18 पीस एक बॉक्स में आ रहा है, फिर कह रहा है कि हाउ मेनी बॉक्सेस पैक्ड इन ऑल, टोटल कितने बॉक्स बनेंगे। अच्छा, गुलाब जामुन के कितने बॉक्स बनेंगे, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ गुलाब जामुन, पहले मैं पता करता हूं कि गुलाब जामुन के कितने बॉक्स बन जाएंगे। तो देखो गुलाब जामुन टोटल कितने, 396, एक बॉक्स में कितने गुलाब जामुन आ रहे हैं, 18, तो 18 18 18 के अगर हम ग्रुप बनाए तो कितने ग्रुप बन सकते हैं, इसका पता लगाने के लिए टोटल जो जितने भी नंबर ऑफ गुलाब जामुन है उसको डिवाइड कर देंगे
18 से, मतलब 396 को डिवाइड कर देंगे 18 से, तो 18 2 जा 36, फिर 18 2 जा 36, तो 22 बॉक्सेस तो बन जाएंगे किसके, गुलाब जामुन के। कंटेनर जो है वो गुलाब जामुन के 22 बनेंगे। ऐसे ही अगर चाहिए नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ रसगुल्ला, रसगुल्ला के कितने बॉक्स बन सकते हैं, तो रसगुल्ला टोटल कितने हैं 342, और वो उसमें भी हमने 18 के ग्रुप बनाए हैं, तो 18 से डिवाइड करेंगे, तो 18 बन जाए 18, और फिर जो कैरी आएगा 19 आ जाएगा यहाँ पे डिवाइड करके, तो 19 बॉक्सेस किसके बनेंगे, रसगुल्ला के, और 18 बॉक्सेस किसके बन जाएंगे, गुलाब जामुन के। तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस उसने हमसे पूछा था, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस उसने हमसे पूछा था, तो 22 के साथ ऐड कर देंगे 19 को, और आंसर हो जाएगा हमारे पास 41। तो टोटल जो बॉक्सेस रेडी होंगे वो कितने बॉक्सेस रेडी होंगे, 41 बॉक्सेस के अंदर वो सारा जो मटेरियल है वो पैक हो जाएगा, और एक बॉक्स के अंदर कितने गुलाब जामुन या रसगुल्ला आएंगे, 18। कैसे निकाला, HCF के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद प्रूफ करना है कि 1 + 3 √7 इज एन इर्रेशनल नंबर। अब देखिए, अगर इस क्वेश्चन में ये बात गिवन होती कि √7 इर्रेशनल है तो ये क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन में ये बात गिवन नहीं है कि √7 इर्रेशनल है, तो पहले हमें इर्रेशनल शो करना पड़ेगा √7 को, फिर उसके बाद हम इस नंबर को इर्रेशनल शो करेंगे। थोड़ा बड़ा हो जाता है क्वेश्चन अगर गिवन ना हो, गिवन हो तो छोटा हो जाता है। चलिए कैसे करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड हम लोग इसमें यूज करते हैं। एज्यूम करेंगे कि √7 जो है वो कैसा नंबर है, रैशनल नंबर। पहले √7 को एक रैशनल नंबर हम लेंगे। अगर √7 एक रैशनल नंबर है तो हम लेट कर सकते हैं √7 = P/Q। यहाँ डिफाइन कर सकते हैं कि वेयर Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है एंड P, Q ये क्या है, आर को प्राइम इंटीजर्स। ये जो है ये को प्राइम इंटीजर हैं P और Q। तो अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, यहां से Q इधर आएगा तो √7Q = P हो जाएगा, या यूं कह लेते P = कितना हो गया, √7Q। और अब करेंगे इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर हो जाएगा P², यहाँ पर जाएगा √7Q का स्क्वायर, ये हो जाएगा P², ये हो जाएगा 7Q²। इसका नाम बना दिया इक्वेशन नंबर 1। अगर P² की वैल्यू 7 × Q² है तो इसका मतलब P² जो है वो 7 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 7 के मल्टीपल में है वो। P² की वैल्यू जो है वो 7 के मल्टीपल में है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि P² जो है इज डिविजिबल बाय 7 होगा। और अगर P² 7 से डिविजिबल है तो P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। ये एक प्रॉपर्टी होती है, लेकिन ये ध्यान रखना ये प्रॉपर्टी केवल प्राइम नंबर के लिए होती है, मतलब 7 जो होना चाहिए प्राइम नंबर होना चाहिए, कंपोजिट नंबर के लिए प्रॉपर्टी नहीं होती। अगर यहाँ कंपोजिट नंबर होता तो उसके लिए नहीं लगा सकते आप। P जो है वो भी 7 से डिविजिबल होगा, तो लेट कर लेते हैं यहाँ पे P = कितना है, 7R। R को भी डिफाइन कर देना, वेयर R इज एनी इंटीजर। और फिर दोबारा यहां पे कर देते हैं हम स्क्वायरिंग बोथ साइड। एक्चुअली हमें दिखाना क्या है, हमें P और Q को ना ये शो करना है कि ये को प्राइम इंटीजर नहीं है। अभी हमने ये दिखाया कि P 7 से डिविजिबल है, अब मैं ये दिखाने जा रहा हूं कि Q जो है वो भी 7 से डिविजिबल है। तो उससे हमारा ये अजम्पशन होगा ना, ये फॉल्स हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अजम्पशन के रॉन्ग होने पर हमारा कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से √7 जो है वो इर्रेशनल नंबर प्रूफ हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, देखो करने का तरीका क्या रहेगा। स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा P के ऊपर स्क्वायर, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, और R²। और इक्वेशन 1 से यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 P² की जगह पे 7Q² आ जाएगा, 49R²। 7 से 49 डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7R²। देखिए फिर वही कंडीशन आ गई, Q² की जो वैल्यू है वो 7R² आ रही है। अगर Q² की वैल्यू 7R² है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि Q² इज डिविजिबल बाय 7 होगा। और अगर Q² 7 से डिविजिबल है तो Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7।
q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। q जो होगा वो भी 7 से डिवाइड जरूर होगा। अब देखो p भी 7 से डिविजिबल आया था और q जो है वो भी 7 से डिविजिबल आ गया। अगर दोनों ही 7 से डिविजिबल आए तो इसका मतलब क्या हुआ कि p, q आर नॉट को प्राइम इंटीजर। ये दोनों को प्राइम इंटीजर नहीं है क्योंकि दोनों ही 7 से डिवाइड हो रहे हैं, तो को प्राइम इंटीजर नहीं हुए। लेकिन एज्यूम में हमने क्या लिया था, एज्यूम में हमने लिया था कि p, q आर को प्राइम इंटीजर। तो इसका मतलब ये एज्यूम गलत हो गया, p और q तो को प्राइम आए नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा अजम्पशन गलत है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि अजम्पशन इज रॉन्ग। और अजम्पशन अगर रॉन्ग हो गया तो इसका मतलब ये हुआ, अच्छा एज्यूम में हमने ये भी तो एज्यूम किया था, हमने ये भी तो एज्यूम किया था कि √7 जो है वो कैसा नंबर है, रैशनल नंबर। लेकिन अजम्पशन हमारा गलत हो गया। अजम्पशन गलत हो गया तो इसका मतलब √7 जो है वो रैशनल नंबर नहीं है, √7 इज एन इर्रेशनल नंबर। ये नंबर हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर होगा। तो अभी तो हमने केवल √7 को इर्रेशनल दिखाया, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं था कि √7 इर्रेशनल नंबर है। अभी तो हमने केवल √7 को इर्रेशनल दिखाया। क्वेश्चन हमारा ये था 1 + 3 √7 को इर्रेशनल दिखाना है, लेकिन √7 इर्रेशनल गिवन नहीं कर रखा था, इसलिए मैंने √7 को पहले प्रूफ किया। और अब हमें इसको इर्रेशनल दिखाना है, तो फिर दोबारा से कॉन्ट्रडिक्शन मेथड लगा रहे हैं, फिर दोबारा से कर रहे हैं। और अब 1 + 3 √7 को हम 1 + 3 √7 को एज्यूम कर रहे हैं कि वो एक रैशनल नंबर है। तो यहां साइड में कर देता हूं मैं ये काम, फिर दोबारा चलेगा हमारा क्वेश्चन। फिर से कर रहे हैं हम, एज्यूम दैट कि 1 + 3 √7 इज अ रैशनल नंबर। एज्यूम करा कि 1 + 3 √7 जो है वो एक रैशनल नंबर है। फिर सारा काम वैसे का वैसे ही, अगर ये रैशनल नंबर है तो मैं इसे लेट कर सकता हूं कि 1 + 3 √7 जो होगा वो p/q की फॉर्म में होगा, जहां पर q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है और p, q जो है वो को प्राइम इंटीजर्स हैं। ये जो हैं ये को प्राइम इंटीजर्स हैं। फिर 1 उस तरफ भेजेंगे। अब हम √7 को सेपरेट करेंगे, तो 3 √7 इक्वल टू p/q -1, तो 3 √7 इक्वल टू q, अगर इसका एलसीएम लेंगे तो p - q, और √7 इक्वल टू p - q, और ये 3 नीचे आ जाएगा तो 3q। तो √7 जो है वो तो एक इर्रेशनल नंबर है, ये बात हमने अभी प्रूफ करी है कि √7 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। अगर क्वेश्चन में ये बात गिवन होती ना कि √7 इर्रेशनल है, तो फिर ये वाला काम करने की जरूरत नहीं थी, फिर हम अपना क्वेश्चन डायरेक्ट यहां से स्टार्ट करते। इर्रेशनल नंबर है, ये बात हमने अभी प्रूफ करी है। और ये वाला जो नंबर है p - q/3q, ये तो पक्की बात है रैशनल नंबर होगा क्योंकि p और q इंटीजर है। तो p - q/3q जो होगा वो कैसा नंबर होगा, इज अ रैशनल नंबर। तो एक अगर इर्रेशनल नंबर है और एक अगर रैशनल नंबर है तो ये दोनों इक्वल तो बिल्कुल नहीं हो सकते, ये दोनों इक्वल तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, क्योंकि रैशनल नंबर इर्रेशनल नंबर के बराबर तो नहीं हो सकता। तो अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 + 3 √7 जो है वो कैसा नंबर है, इज एन इर्रेशनल नंबर। मतलब नहीं, पहले इससे पहले हमें ये लिख लेना चाहिए कि हमारा अजम्पशन गलत हो गया है। भाई हमने कह दिया कि ये दोनों इक्वल नहीं है, लेकिन एज्यूम के हिसाब से तो इन दोनों को इक्वल होना चाहिए था, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब हमारा जो अजम्पशन है वो गलत हो गया। जो अजम्पशन है वो गलत हो गया, अजम्पशन इज रॉन्ग। अब हम लिखेंगे कि अजम्पशन अगर गलत है तो इसका मतलब 1 + 3 √7 जो होगा वो कैसा नंबर होगा, इज एन इर्रेशनल नंबर। हमने एज्यूम किया था कि वो रैशनल है, लेकिन अजम्पशन गलत हो गया, तो इसका मतलब नंबर रैशनल नंबर नहीं होगा, ये नंबर एक इर्रेशनल नंबर होगा। क्लियर है? तो छोटे अगर √7 अगर गिवन आ गया तो फिर तो इजी हो जाएगा काम, फिर तो आसान हो जाएगा, छोटा हो जाएगा क्वेश्चन। लेकिन √7 अगर नहीं आया इर्रेशनल गिवन तो थोड़ा बड़ा होगा, फिर आपको प्रूफ करना पड़ेगा √7 इर्रेशनल। चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का, कि प्रूफ करना है √10 + √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का ये, इस सेट टेस्ट पेपर का ये आखिरी क्वेश्चन है। अगला जो टेस्ट मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा वो होगा पॉलिनोमियल चैप्टर से। तो पॉलिनोमियल चैप्टर में
जो हमारे पास दो सेट बनेंगे, सेट ए और सेट बी, तो वो दोनों हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जो भी आपके डाउट के क्वेश्चंस होंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे एक्स्ट्रा डाउट्स भी पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई किसी क्वेश्चन में डाउट है या अगर कुछ क्वेश्चंस हैं, 4-5 क्वेश्चन की ऐसी लिस्ट है जो आपके डाउट में है, तो आप मुझे भेज दीजिए, मैं उनके ऊपर भी एक कोई वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और आपको वो समझा दूंगा। Prove that root 10 plus root 5 is an irrational number given that root 5 is an irrational number। देखिए यहां गिवन कर दिया, यहां गिवन कर दिया कि रूट 5 जो है इर्रेशनल नंबर है, तो अब रूट 5 को इर्रेशनल शो करने की जरूरत नहीं है। तो फिर से वही कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, एज्यूम करते हैं कि अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। एज्यूम किया कि ये नंबर एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको हम लेट कर सकते हैं अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 5 को p अपॉन में q, वेयर q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है एंड p कॉमा q जो होंगे वो कैसे होंगे, आर को प्राइम इंटीजर्स। ये जो होंगे ये को प्राइम इंटीजर्स होंगे। अब रूट 5 को उस तरफ भेजेंगे जो इर्रेशनल गिवन है। आपको यहां पे रूट 5 इर्रेशनल गिवन है तो रूट 5 को उस तरफ ले जाएंगे और रूट 5 को उस तरफ ले जाने के बाद करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। रूट 5 को उस तरफ ले जाके करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये आएगा रूट 10 के ऊपर स्क्वायर और ये आ जाएगा p अपॉन में q माइनस रूट 5 के ऊपर स्क्वायर। बस अब सिंप्लीफाई करना है इसको और रूट 5 को सेपरेट करना है। सिंप्लीफाई करना है और रूट 5 को सेपरेट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए रूट 10 का स्क्वायर करेंगे 10 आएगा, यहाँ पर a माइनस बी का स्क्वायर खोलेंगे तो a का स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, 2ab करेंगे तो 2p अपॉन में q अंडर रूट 5। ये जो नेगेटिव वाला है इसको इधर ले आओ, मतलब रूट 5 वाली पूरी टर्म ही इधर ला रहा हूं मैं। ये आ जाएगा p स्क्वायर प्लस अपॉन में q स्क्वायर और ये 10 इधर आके माइनस हो जाएगा तो 5 माइनस 10। यहां से रूट 5 को अगर सेपरेट करना है तो q को ऊपर भेज दो और 2p को नीचे भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। और यहाँ पर पहले से क्या है, p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर है और ये माइनस में 5 है। तो रूट 5 इक्वल टू, ये ब्रैकेट जरूर लगा देना, बिना ब्रैकेट के गलत हो जाएगा, ये ब्रैकेट जरूर लगा देना। अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया तो आपको ऐसा लगेगा कि q से q कट रहा है, जबकि अभी q से q कट नहीं सकता। पहले आपको लेना पड़ेगा यहाँ एलसीएम, ये बचेगा p स्क्वायर माइनस 5q स्क्वायर और अब ये q से आप ये स्क्वायर कैंसिल कर सकते हो। तो इस तरीके से आ जाएगा रूट 5 इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 5q स्क्वायर अपॉन में 2pq। अब इसमें से रूट 5 जो है वो कैसा नंबर है, इर्रेशनल, ये हमें गिवन है। ये बात हमें गिवन है कि रूट 5 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। ये बात हमें गिवन है कि ये एक इर्रेशनल नंबर है और ये वाला जो नंबर होगा, अगर p और q इंटीजर हैं तो इसका मतलब ये वाला जो नंबर आएगा ये कैसा नंबर होगा, इज अ रैशनल नंबर। ये एक रैशनल नंबर होगा। अगर एक इर्रेशनल नंबर है और एक रैशनल नंबर है तो दोनों इक्वल तो हो नहीं सकते। अगर एक इर्रेशनल नंबर है और एक रैशनल नंबर है तो दोनों इक्वल नहीं हो सकते। तो रूट 5 इज नॉट इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 5q स्क्वायर अपॉन 2pq के इक्वल नहीं होगा। और अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब अजम्पशन गलत हो गया। एज्यूम के अकॉर्डिंग इन दोनों को इक्वल होना चाहिए था, लेकिन अब हम अपने लॉजिकली इस बात को जानते हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब जो अजम्पशन हुआ वो गलत हो गया। अजम्पशन इज रॉन्ग। और अजम्पशन के रॉन्ग होने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो रूट का क्वेश्चन था, एक बार देख लेते हैं, जो हमारे पास नंबर था कि रूट 10 प्लस रूट 5 वो कैसा नंबर होगा, एक इर्रेशनल नंबर। इसका मतलब रूट 10 प्लस रूट 5 जो होगा वो कैसा नंबर होगा, इज एन इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस आप लोग अपनी कॉपी में प्रैक्टिस कर लीजिए। जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं, जो भी आप लोगों के क्वेश्चन नहीं हुए थे टेस्ट में, अगर आप लोगों के क्वेश्चन नहीं हुए थे, पीडीएफ में आपको क्वेश्चन नहीं हो पाए थे, तो आप वीडियोस की हेल्प से उनके सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। लेकिन नोट डाउन जरूर करना, कॉपी में जरूर करना, केवल वीडियो देख करके क्वेश्चन मत करना, मतलब देखना मत इनको। अगर आप इनको लिख के करोगे तो इनकी प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी और एग्जाम तक ये क्वेश्चन आपको याद भी रहेगी।
ठीक है बेटा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।